हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आज हम शुरू कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। देखिए, राजस्थान बोर्ड के अंदर न्यूमेरिकल्स आते तो बहुत कम है, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स ही डिसाइड करते हैं कि आपके स्कोर कितना बढ़िया बनेगा। तो प्रत्यावर्ती धारा वाला जो ये चैप्टर है, इसके अंदर से काफी सारे न्यूमेरिकल्स कई बार पूछे जाते हैं। तो आज उन्हीं न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। इनके अंदर कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आज हम लेने वाले हैं जिनके बारे में कि कई बार पिछली जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम के अंदर कई बार पूछा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। तो देखिए, न्यूमेरिकल पहले की बात करते हैं कि पहला न्यूमेरिकल बेसिकली क्या कह रहा है। तो जरा ध्यान दीजिए, 1 माइक्रोफैरड ये धारिता दी हुई है। हमको पहले से ही पता होना चाहिए कि जो फैरड होता है वो फैरड किसका मात्रक होता है, धारिता का मात्रक होता है। तो 1 माइक्रोफैरड धारिता का एक संधारित्र दिया हुआ है और वो संधारित्र एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ में जुड़ा हुआ है। और प्रत्यावर्ती वोल्टता जो दी हुई है वो आपको कुछ इस तरीके से दी हुई है, V = 200√2 sin 100t और पीछे वोल्ट इसकी यूनिट लगी हुई है, ये इसका वोल्ट इसकी यूनिट है। तो आपको पूछा गया परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित होगी, परिपथ की धारा फाइंड करनी है। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर इसके डायग्राम की बात की जाए कि आखिर में ये कैसे सर्किट जुड़ा हुआ है, तो इस डायग्राम को देखा जाए तो बड़ा आसानी से समझ में आता है कि मान लीजिए एक कैपेसिटर है और इसको हमने जो है वो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ में कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। और ये प्रत्यावर्ती धारा का ये जो संधारित्र है ये दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरड। और 1 माइक्रोफैरड कितना होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो ये बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, 1 माइक्रोफैरड मतलब 1 × 10⁻⁻6 फैरड का। और जो यहां के साथ में वोल्टेज की जो सप्लाई दी गई है वो वोल्टेज की सप्लाई बेसिकली दी गई है V = 200√2 sin 100 × t। तो ये बेसिकली आपको वोल्टेज दिया हुआ है और आपको पूछा है कि इस सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो करंट के बारे में अपने को पता करना है। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर इस वोल्टेज की इक्वेशन को देखा जाए, वोल्टेज की समीकरण को देखें, तो वोल्टेज की समीकरण से हमें पता चलता है कि यह बेसिकली V = V0 sin ωt का रूप है। V = किसका रूप है, V0 sin ωt का। अगर मैं इस इक्वेशन के साथ, इस समीकरण के साथ इसको कंपेयर करूं तो यहां से पता चल रहा है कि V0 होता क्या है, V0 होता है शिखर मान। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए हुए होने चाहिए। और अगर इस न्यूमेरिकली पोर्शन को देखना है तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे वाले जितने भी वीडियो लेक्चर हैं उनको आप ढंग से देखें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो फॉर्मूलाज काम में आएंगे वो सारे पिछले वीडियो लेक्चर में आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं। तो प्लीज उन वीडियोस को जरूर आप देखें, उनके नोट्स प्रॉपर बनाएं, तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, इसके बारे में अपन ने पहले भी चर्चा की है कि V = V0, ये V0 बेसिकली आपका होता है शिखर मान, जो अधिकतम मान जो प्रत्यावर्ती धारा का होता है वो कहलाता है V0। साइन की जगह पे साइन तो है ही, और ओमेगा के काम कौन कर रहा है, 100 कर रहा है, और T जो है वो उसके साथ में लगा हुआ है। तो अगर इस इक्वेशन से मैं आपको अगर कुछ बातें बताऊं तो V0 बेसिकली आपका कितना है, तो V0 आपको दे रखा है 200√2 वोल्ट। और अगर ओमेगा की बात करो तो ओमेगा कितना दिया हुआ है, 100 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ओमेगा का मात्रक क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। तो ये बेसिकली आपका बन जाएगा V0 और ओमेगा आपको दे रखा है। और आपको पूछा है कि करंट कितनी फ्लो हो रही है। भाई करंट बताएगा कौन, इसके साथ में अमीटर लगा हुआ है। मान लीजिए यहां पे मैं कहीं पे एक अमीटर जोड़ दूं, तो ये जो अमीटर है ये अमीटर कौन सा होगा, क्या डीसी मापने वाला अमीटर होगा, नहीं। ये जो बेसिकली आपका अमीटर होता है वो तप्त तार अमीटर होता है, जो आरएमएस मान को पढ़ता है। मतलब यहां पे जो अपने को ये धारा पूछी है, ये धारा बेसिकली कौन सी है, इस अमीटर ने मापी है, वो धारा पता नहीं है। और अमीटर जो धारा मापता है वो IRMS होती है। मतलब आपको जो करंट फाइंड करनी है, जो करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, वो करंट आपको कौन सी है, IRMS फाइंड करनी। तो IRMS कैसे फाइंड करा, तो ओम्स लॉ लगाएंगे तो IRMS = क्या हो जाएगा, VRMS / XC। ओम्स लॉ यही कहता है V =
IR होता है, तो I इज इक्वल टू V बाय R, और यहां पे R का काम कौन करेगा? धारितीय प्रतिघात करेगा, क्योंकि आपने संधारित्र जोड़ा इसके साथ। और XC की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बड़ा आसान है, XC होता है 1 बाय ओमेगा C। कितना होता है? 1 बाय ओमेगा C। तो ओमेगा की वैल्यू तो अपने को ऑलरेडी पता है कि 100 रेडियन का है, और संधारित्र की धारिता भी आपको दे दी गई है कि 1 माइक्रोफैरेड का। तो यहां से अपन XC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और जैसे ही XC की वैल्यू आ जाएगी यहां पे पुट कर लेंगे। फिर हमारे सामने एक और प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि VRMS कैसे निकाले? हमें तो V0 दिया हुआ है, शिखर मान दिया हुआ है अपने को V0, तो VRMS की वैल्यू निकाले, कैसे निकाले? तो उसका भी बड़ा आसान सा है, क्योंकि VRMS बेसिकली होता क्या है आपका? VRMS आपका होता है V0 बाय रूट 2, जो शिखर मान होता है उसका 1 बाय रूट 2 टाइम्स होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन। सारी बातें यहां तक क्लियर हो रही है कि क्या बेसिकली आपको गिवन है, आपको धारिता गिवन है, आपको ओमेगा गिवन है, आपको शिखर मान वोल्टेज का गिवन है, और आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है इस अमीटर के अंदर, अगर मैं यहां अमीटर जोड़ दूं तो ये अमीटर कितनी रीडिंग मेरे को शो करेगा। तो अमीटर की करंट निकालने के लिए VRMS अपॉन XC, XC का वैल्यू होती है 1 बाय ओमेगा C। पिछले वाले वीडियो लेक्चर को बार बार देखिए, आपको पता चल जाएगा कि सारे फॉर्मूले वहीं से आए हुए। तो ओमेगा C, इस वैल्यू को उठा करके यहां पे फेंक दो, VRMS की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये बेसिकली लिखा गया IRMS इज इक्वल टू हो गया VRMS डिवाइड बाय XC। अगर मैं बात करूं XC की, तो XC बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? 1 बाय ओमेगा C, और ओमेगा की वैल्यू आपकी है 100। ओमेगा कितना दे रखा है आपको? 100 दे रखा है, और C कितनी दे रखा है? तो 1 माइक्रोफैरेड है, तो 1 माइक्रोफैरेड 10 की घात -6 हो गया। यही हुआ। जरा वैल्यू फाइंड कर दिया XC की, तो XC बराबर हमारे पास में क्या हो गया? ये 10 की घात -4 बचा, ऊपर चला गया तो 10 की घात +4 ओम, ये आ गया अपने पास में XC। जब XC हमारे पास आ गया, या धारितीय प्रतिघात हमारे पास आ गया, अब निकालना है अपने को VRMS, क्योंकि मांग तो यही रहा है, IRMS चाहिए, उसके लिए ये दो बातें चाहिए। XC का तो वैल्यू पता कर ली, अब किसकी वैल्यू पता करनी है? VRMS की। तो VRMS बेसिकली होता है V0 बाय रूट 2। V0 कितना है? तो V0 अपने को कितना दे रखा है? ये लिखा हुआ है 200 रूट 2। तो चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करें, तो 200 रूट 2 डिवाइड बाय रूट 2। रूट 2 ने रूट 2 को मार दिया, तो ये बेसिकली आपका बन गया VRMS इज इक्वल टू 200 वोल्ट। ये VRMS कितना आया बच्चों? 200 वोल्ट आ गया। तो VRMS की वैल्यू और XC की वैल्यू, दोनों की वैल्यू को अगर इसमें पुट कर लिया जाए, तो जरा देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया IRMS इज इक्वल टू, VRMS की वैल्यू कितनी है? तो 200। बात की जाए XC की, तो XC कितना है? 10 की घात 4। जरा ध्यान से देखिए, ये बेसिकली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 इंटू 10 की घात -4। अब जरा ध्यान से देखिए, 10 की घात जो 200 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 10 की घात 2। इसको ही क्या लिखा जा सकता है? 10 की घात 2, और ये है 10 की घात -4। तो जरा ध्यान से देखिए, ये माइनस का प्लस का 2 और ये माइनस का 4, तो माइनस का 2 बच जाएगा। तो ये लिखा गया IRMS इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की घात -2, और मात्रक रहेगा एम्पियर, क्योंकि धारा माप रहे हो। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 2 इंटू 10 की घात -2 एम्पियर हो जाएगा। किसी अगर किताब में देखोगे तो ये वैल्यू कितनी भी लिखी हो सकती है, ये वैल्यू हो सकती है, अगर इसके पॉइंट में अगर इसका आंसर निकाला तो ये हो जाएगा 0.02 एम्पियर। यही हो जाएगा। 10 की घात -2 है, इसको नीचे ले जाओ, 100 बन जाएगा, 2 में 100 का भाग दोगे तो 0.02 एम्पियर आएगा। मतलब ये जो अमीटर जुड़ा होगा इस सर्किट के साथ, वो आपको कितनी रीडिंग शो करके देगा? वो आपको जो रीडिंग शो करके देगा वो 0.02 एम्पियर की रीडिंग शो करके देगा। क्लियर है भाई बात? तो आई होप आप लोगों को ये पहला न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। दूसरे न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल या दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ, मतलब ये जो 50 हर्ट्ज आपको दिया हुआ है, ये बेसिकली आपकी आवृत्ति दी हुई है f, स्मॉल f जो है वो बेसिकली आपका कितना है? 50 हर्ट्ज है। प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ जिसमें एक कुंडली लगी हुई है, कुंडली जो होती है वो बेसिकली प्रेरकत्व होता है, इस तरीके से कुंडली होती है एक वायर के रूप में। तो ये कुंडली लगी हुई है, 100 ओम का प्रतिघात है। इसका प्रतिघात कौन सा? कुंडली का प्रतिघात। तो कुंडली का प्रतिघात होता है XL, कितना है? 100 ओम है।
उत्पन्न करने के लिए प्रेरकत्व का मान क्या होगा? प्रेरकत्व मतलब एल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? एल पूछ रहा है। तो देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके अंदर अपने को गिवन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमको दे दिया कि जो ये परिपथ है, जो ये सर्किट पूरा बना रहा है, उस सर्किट के अंदर जो आवृत्ति काम में ली जा रही है वो है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति। कितनी है? 50 हर्ट्ज की आवृत्ति। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद ये जो कुंडली लगी हुई है, ये कुंडली जो एक्सेल अपने को दे रही है, वो एक्सेल कितना दे रही है? 100 ओम का एक्सेल दे रही है। प्रेरणीय प्रतिघात एक्सेल के बारे में बात करते हैं। और आपको पूछा है कि एल की वैल्यू क्या होगी, कि एल कितना होगा। तो ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसके अंदर की एक्सेल, एल और एफ के बारे में संबंध आता है। तो जितने भी हमने पुराने वीडियो लेक्चर में पढ़ा है, तो उसके अंदर एक टॉपिक आया था कि जब प्रेरकत्व की ये जो कुंडली है, इसको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ते हैं तो उस समय एक्सेल कितना होता है। तो बस उसी फॉर्मूले को काम में ले रहे। तो एक्सेल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल। एक्सेल कितना होता है? ओमेगा एल। ये अपन ने पिछले वाले जो वीडियो लेक्चर है, उन वीडियो लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस किया है। तो बस उसी फॉर्मूले को काम में लेके यहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जा रहा है। तो एक्सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा मल्टीप्लाई विद एल। तो अगर मैं बात करूं इस ओमेगा की, तो ओमेगा का दूसरा नाम क्या हो सकता है आवृत्ति के रूप में? तो ओमेगा का दूसरा नाम हो सकता है 2 पाई एफ। ओमेगा का दूसरा नाम लिख लिया और एल इसके साथ मल्टीप्लाई में है ही। तो एक्सेल इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास? 2 पाई एफ। ओमेगा को हटा करके क्या पुट कर दिया? 2 पाई एफ, क्योंकि अपने को तो डायरेक्ट रेखीय आवृत्ति दी हुई है हर्ट्ज में। अगर यही अगर डायरेक्ट ओमेगा दे दिया होता तो अपन ओमेगा पुट कर लेते, लेकिन यहां पे ओमेगा की वैल्यू कितनी ली जाएगी? 2 पाई एफ ली जाएगी, मल्टीप्लाई विद क्या है? एल हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा। अब तो सारी वैल्यू अपने को पता ही है। एक्सएल कितना है? तो एक्सएल 100 है। एफ कितना है? तो एफ 50 है। और एल अपने को फाइंड करना है। तो बड़ा आसान हो गया हमारे लिए। तो देखिए क्या बन गया ये? एक्सएल इज इक्वल टू फॉर्मूला आया 2 पाई एफ एल, और यहां से मैं एल निकालू तो एल आ जाएगा एक्सएल अपॉन 2 पाई एफ। यही हो गया। अगर मैं यहां पे एक्सएल की वैल्यू लिखूं तो एक्सएल जो आपको न्यूमेरिकल में गिवन है, वो एक्सएल कितना है? 100 ओम का एक्सएल है। तो अगर एक्सएल की वैल्यू यहां लिखी जाए तो ये है 100 ओम, और 2 पाई को एज इट इज रहने दो, और एफ कितना दे रखा है? तो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है। तो जरा ध्यान से देखिए, डेटा तो बहुत आसान हो गया। 100 से ये 50 मल्टीप्लाई विद 2 कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास में एल की वैल्यू कितनी आई? एल की वैल्यू आई 1 अपॉन पाई हेनरी। ये हेनरी क्यों लगाया? हेनरी जो है वो स्व प्रेरण गुणांक, ये जो है वो अपन 9 चैप्टर जब पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला टॉपिक, उस टॉपिक में बताया जाता है कि एक कुंडली होती है जो धारा के प्रवाह का विरोध करती है, लेंज का नियम लगता है। तो उस केस के अंदर अपन बताते हैं कि जो स्व प्रेरण गुणांक होता है, जिसके कारण पश्च ईएमएफ डेवलप होता है एक कुंडली के अंदर, उसका स्व प्रेरण गुणांक एल होता है। और एल का जो मात्रक होता है वो हम क्या बताते हैं? हेनरी बताते हैं। तो आंसर इसका जो होगा वो 1 अपॉन पाई होगा। भले ही चाहे तो इसको अपन पाई को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा कैलकुलेशन की कोई जरूरत होती नहीं है। ऑप्शन में यही होगा 1 अपॉन पाई। तो आंसर विल बी एल इक्वल टू 1 अपॉन पाई हेनरी। तो एल की वैल्यू 1 अपॉन पाई। तो आई होप आप लोगों को ये दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इन सारे न्यूमेरिकल को मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपको ये न्यूमेरिकल बहुत सही से समझ में आए तो इसके लिए जरूरी है कि आपके द्वारा जो पुराने वीडियो लेक्चर्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझा हुआ हो, और अगर नहीं है समझा हुआ तो उनको प्लीज पहले पुराने वीडियोस को बहुत अच्छे से समझिए, और फिर उसके बाद में देखिए आपको ये कैसे फटाफट से क्वेश्चन सारे आते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कोई फॉर्मूला नया नहीं होता, बस पुराने टॉपिक ही नए टॉपिक बनाते हैं। पुराने टॉपिक पे अगर आपकी कमांड अच्छी है तो नए टॉपिक बनाने में कहीं कोई समस्या नहीं आती। उसमें तो केवल गणित के साथ खेलना रहता है बस, और कुछ भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है? देखिए 1 अपॉन पाई, जो हमारा पिछला आंसर आया था बिल्कुल उसी तरीके से कुछ सर्किट जोड़ा है उसने, ठीक है। और उसका जो एल दे रखा है, ये देखिए एच मतलब हेनरी होता है, तो हमको एल दे दिया। कितना दे दिया है बच्चों? 1 अपॉन पाई हेनरी। ये स्व प्रेरकत्व वाली एक कुंडली है, और इस कुंडली को 300 ओम के प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि इस संयोजन पर 200 हर्ट्ज आवृत्ति का एक स्रोत 200 वोल्ट विभव का आरोपित किया जाए तो धारा तथा वोल्टता के मध्य कलांतर क्या होगा? क्या पूछा है बच्चों इस बार?
कलांतर पूछा है और कलांतर भी अपने को बहुत ही अच्छे से पता है, कहीं कोई समस्या नहीं आती है। तो कलांतर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसका सर्किट बनाते हैं कि सर्किट है कैसे। तो जरा ध्यान दीजिए, यहां पे जुड़ा हुआ एक स्वप्रेरण गुणांक की एक कुंडली जुड़ी हुई है। चलो साहब जोड़ते हैं, स्वप्रेरण गुणांक की एक कुंडली है बढ़िया सी। इस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक मतलब एल कितना दिया है, 1/पाई हेनरी आपको गिवन है। इसका एल गिवन है, एक्सएल नहीं है गिवन, एल गिवन है। स्वप्रेरण गुणांक, इसका प्रतिरोध नहीं है। अगर प्रतिरोध देता तो पीछे मात्रक ओम लगाता, लेकिन वो आगे क्या बोल रहा है कि इस कुंडली को, ये जो कुंडली है इसको 300 ओम के प्रतिरोध के साथ, मतलब 300 ओम का प्रतिरोध है जिसके साथ ये रहा 300 ओम का प्रतिरोध, और इस 300 ओम के प्रतिरोध के साथ में कैसे जोड़ा, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो जोड़ दिया साहब दोनों को श्रेणी क्रम में। और इसके साथ में वो क्या कर रहा है, 200 हर्ट्ज आवृत्ति, आवृत्ति कितनी दे रखी है, 200 हर्ट्ज आवृत्ति का एक स्रोत है जो 200 वोल्ट विभव पे आरोपित किया गया है। तो अगर मैं यहां पे इस सर्किट को जोड़ूं तो यहां पे प्रत्यावर्ती धारा का एक स्रोत लगाया हुआ है जिसकी अगर आवृत्ति देखूं तो 200 हर्ट्ज है, और बात की जाए वोल्टेज की तो वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्ट। बताइए ये वोल्टेज कौन सा दे रखा है, ये जो वोल्टेज गिवन है अपने को 200 वोल्ट, ये बेसिकली शिखर मान गिवन है कि आरएमएस मान गिवन है। बताइए जरा क्या होना चाहिए, ये 200 वोल्ट जो है वो बेसिकली क्या दिया है। भाई सिंपल सी बात है कि आगे वाला अगर आपको कह रहा है कि 200 वोल्ट का हमने स्रोत लगाया है, तो ये 200 वोल्ट कोई उसने कोई हाथ देके तो बताया नहीं होगा, उसने भी मीटर में चेक किया होगा। और मीटर जो रीडिंग शो करता है वो होती है आरएमएस वैल्यू। जब तक क्वेश्चन में, ये मैं पिछले वीडियो लेक्चर में भी कई बार बता चुका हूं कि जब तक आपको न्यूमेरिकल के अंदर ये मेंशन नहीं होता है कि वो शिखर मान है, तब तक उस मान को हमेशा आरएमएस मानना है। क्योंकि आगे वाला अगर आपको बता रहा है कि ये 200 वोल्ट है, ये 250 वोल्ट है, ये 220 वोल्ट है, तो बेसिकली ये आपको बताया जा रहा है उस तप्त तार वोल्ट मीटर में पढ़कर। और तप्त तार वोल्ट मीटर कह दो या तप्त तार अमीटर कह दो, ये दोनों मीटर आरएमएस मान को पढ़ते हैं, न कि शिखर मान को। तो जब भी कभी आपको कभी मेंशन ना हो, इसमें कहीं पे शिखर मान का कोई जिक्र ही नहीं है, तो बेसिकली ये जो आपको गिवन है वो कितना गिवन है, वी आरएमएस गिवन है। तो ये जो वोल्टेज आपको गिवन है वो कितना है, वी आरएमएस। और इसने अपने को पूछा है कलांतर कैसे निकालेंगे, तो कलांतर का फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं। तो कलांतर का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताइए। जब प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो कलांतर का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो, tan इनवर्स XL बाय R, ये होती है फाई की वैल्यू, ठीक है ना। क्या होता है, tan इनवर्स XL बाय R, जो हम पिछले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बस उन्हीं फॉर्मूले से अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो अब अगर बात की जाए tan इनवर्स XL, तो XL को हम क्या लिखेंगे, तो XL को लिखेंगे ओमेगा L। XL का ही दूसरा नाम क्या होता है, ओमेगा L होता है, और R तो है ही। अब देखिए क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, ये जो 200 हर्ट्ज दिया हुआ है ये आपको F गिवन है। तो अपने को F गिवन है, तो ओमेगा कैसे निकालोगे, तो ओमेगा होता है 2 पाई F। ओमेगा कितना होता है बच्चों, 2 पाई F होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 2 पाई, और F की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200। तो ये बेसिकली आपका कितना हो गया, 400 पाई। ये ओमेगा आ गया। जब ओमेगा अपने पास में आ गया तो बस वैल्यू पुट कर लो, और L कितना दिया हुआ है, 1/पाई। तो जरा देखिए कैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा की वैल्यू। तो ओमेगा की वैल्यू अभी अभी निकाली है, ओमेगा की वैल्यू क्या थी, ओमेगा की वैल्यू थी 400 पाई। तो अगर वैल्यू पुट की जाए तो ये हो जाएगा 400 पाई। रह गई बात L की, तो L बेसिकली आपका कितना है, तो L दे रखा है 1/पाई। तो बस वैल्यू पुट कर लो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया, 1/पाई डिवाइड बाय प्रतिरोध। ये प्रतिरोध कितना गिवन है बच्चों, प्रतिरोध गिवन है आपको 300 ओम। क्या रखा है इसने कि 300 ओम का प्रतिरोध आपने जोड़ा। तो जब 300 ओम का प्रतिरोध जोड़ा है तो यहां पे कितना पुट कर दो, 300। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया ये। पाई ने पाई को मार दिया, 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया। तो बताइए फाई बराबर कितना आया, फाई आ गया आपका tan इनवर्स 4/3। ये हमारे पास हो गया आंसर इसका। अब बहुतों को डायरेक्ट ही tan इनवर्स 4/3 की वैल्यू पता होती है।
अगर आपको पता है तो बिल्कुल इसको और लिख सकते हो, लेकिन अगर नहीं है पता तो आपके लिए आंसर केवल यहां तक ही रह जाएगा और बोर्ड में कहीं पे भी कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका। तो tan इनवर्स 4/3, और अगर इसको बेसिकली लिखा जाए तो ये फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 53 डिग्री। अगर डिग्री में आपको निकालना है तो फाई की वैल्यू कितनी है 53। कोई जरूरी नहीं है, अगर नहीं याद है कोई समस्या नहीं है इसके अंदर, आपका आंसर यहां तक आना चाहिए। अगर ये आंसर अगर आता है कि फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, इसका मतलब आपने पूरा सही से सॉल्व किया है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, जिसके अंदर की हमने tan फाई की वैल्यू निकाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नगण्य प्रतिरोध, मतलब नगण्य प्रतिरोध का मतलब इसमें जो प्रतिरोध का गुण है वो न के बराबर है। ऐसी कुंडली ली गई है जिसके अंदर की प्रतिरोध का गुण क्या है, न के बराबर है। नगण्य प्रतिरोध की एक कुंडली है, कुंडली का मतलब क्या हो गया, वही एक कुंडली प्रेरकत्व की बात कर रहा है, को 120 ओम के प्रतिरोध के साथ, 120 ओम का प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसका स्वप्रेरकत्व L जो दे रखा है, ये जो है वो आपको L गिवन है 0.4 हेनरी का। इस पर 200 अपॉन पाई हेनरी तथा 100 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लगाई जाए तो प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए, कला कोण ज्ञात कीजिए और धारा। भाई साहब 3 क्वेश्चन पूछ लिए इस न्यूमेरिकल के अंदर, तो बहुत ही आसान सा है, कोई इसके अंदर ऐसा कोई विशेष नहीं है, बस समझने की देर होती है। अगर आप ढंग से किसी क्वेश्चन को समझ लेते हैं और आपको पुराने वाले फॉर्मूले पे अच्छी सी कमांड है, आपने ढंग से उन फॉर्मूलाज का गहन अध्ययन किया है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि न्यूमेरिकल केवल आपके लिए टाइम पास रह जाएगा, कोई समस्या नहीं आती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्या कह रहा है, ये कुंडली दे रखी है, उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 0.4 हेनरी का है और उसको 120 ओम के प्रतिरोध के साथ जोड़ा है। तो चलिए अगर इसका डायग्राम देखें तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये कुंडली है, इसको प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया। कुंडली जो है वो 0.4 हेनरी की है और प्रतिरोध कितना है 120 ओम का। ठीक, इसको जो है वो किसके साथ में जोड़ा है, इस पर 200 अपॉन पाई हेनरी का एक वोल्टेज लगाया गया है, सॉरी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये आपको जो है वो बेसिकली 200 अपॉन पाई हेनरी तथा 100 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ा गया। ये बेसिकली पाई हेनरी की जगह पे ये जो है वो हर्ट्ज है, ठीक है ना। ये अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये फ्रीक्वेंसी है 200 डिवाइड बाय पाई हर्ट्ज, और वोल्टेज कितना गिवन है, ये VRMS गिवन है, क्योंकि जब तक मेंशन नहीं करता है तब तक अपन VRMS ही लेके चलते हैं, ये गिवन है। तो अपने को सबसे पहले पूछिए प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा कैसे निकाला, तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला Z इज इक्वल टू होता है √R² प्लस XL का स्क्वायर, यही होता है। और XL, R तो अपने को पता है, R तो कितना है, R तो है 120 ओम। लेकिन बात कहां पे रह गई, XL की बात रह गई कि XL कैसे निकाला। तो XL कैसे निकालेंगे, तो XL को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। XL होता है ओमेगा L, और ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई FL, यही बन जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, 2 पाई एज इट इज, आवृत्ति कितनी दी है, तो आवृत्ति दी हुई है आपको 200 डिवाइड बाय पाई, और L कितना दिया है, तो L दिया हुआ है 0.4। जरा ध्यान से देखिए, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, ये पॉइंट उड़ा, 0 नीचे, 0 ने 0 को मार दिया, नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है। तो ये बेसिकली आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके पास में 40 और 160। तो XL की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 160 ओम। जब XL आ गया तो Z निकालना बड़ा आसान हो गया, √R की वैल्यू कितनी है 120 ओम का स्क्वायर, और दूसरा कितना है 160 ओम, तो दोनों का स्क्वायर कर लो। तो जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 14400, और ये बेसिकली 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर बेसिकली हमारे पास में कितना हो जाएगा, तो 16 का जो स्क्वायर है वो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और ये 00। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 00 और ये हो जाएगा 400। तो इसका आंसर कितना आ गया, ये आ गया आपके पास में 200। तो Z आपके पास में कितना आ गया बच्चों, 200 ओम कैलकुलेट होके आया, ठीक है ना। तो Z हमारे पास एक प्रतिबाधा अपने पास निकल गई है। भाई फॉर्मूला R² प्लस XL, और XL की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, XL की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू L। ओमेगा अपने को गिवन नहीं था,
लेकिन ओमेगा की जगह पे अपने को आवृत्ति गिवन है 200 डिवाइड बाय पाई हेनरी की, हर्ट्ज की। तो जब ये आवृत्ति गिवन थी तो आवृत्ति की वैल्यू रख दी, एल की वैल्यू रख दी और आंसर आया एक्सएल। जब एक्सएल का स्क्वायर किया तो 16 का स्क्वायर तो हो गया 25600 और आर की वैल्यू कितनी होगी 14400। जब दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 4 टेट्रा 0 और इसके अंदर बेसिकली जब इसकी वैल्यू निकाली गई तो ये हमारे पास में कितना आ गया 200 ओम। तो हमारा पहला आंसर आया है एक्सएल जेड की वैल्यू। अब क्या निकालना है, अब निकालना है फाई। तो फाई कैसे निकाला है, तो वो भी बड़ा आसान है। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई होता है हमारे पास tan इनवर्स एक्सएल बाय आर, यही है। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स एक्सएल। एक्सएल अभी अभी पता किया था इस क्वेश्चन के लिए, तो एक्सएल की वैल्यू कितनी थी 160, तो ये रखा गया 160 डिवाइड बाय आर कितना है, तो आर आपको गिवन है 120, तो यहां पे रख देंगे 120। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इसको 2 से काट दो या 4 से काट दो। तो जब इसको 4 से कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, तो 4/3 और 4/3 वही 53 डिग्री। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई 53 डिग्री या tan इनवर्स कह दो। और एक और क्वेश्चन पूछ रहा है धारा फाइंड करो। तो धारा फाइंड कैसे करोगे, तो धारा के लिए फॉर्मूला अपने को पता है, धारा निकालनी है तो ओम्स लॉ लगेगा और ओम्स लॉ लगाओगे तो IRMS इज इक्वल टू VRMS बाय Z। यहां पे Z क्यों लिखा, क्योंकि R और L दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और जब दो अवयव श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो उसका जो प्रतिरोध आता है वो प्रतिरोध बेसिकली प्रतिबाधा कहलाती है। और वो जो प्रतिबाधा है उस प्रतिबाधा को अपन Z से सिंबलाइज करते हैं, Z से वैल्यू अपन बताते हैं। तो Z की वैल्यू अपने को ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। Z की वैल्यू आई थी 200 ओम, Z जो है वो अपना कितना आया था 200 ओम आया था। तो बस उसी वैल्यू को अपने को यहां पे पुट करना है। और VRMS कितना है, VRMS न्यूमेरिकल में दे रखा है, जरा ध्यान से देखिए 100 वोल्ट। कितना दे रखा है 100 वोल्ट का हमारे पास में ये उपकरण जुड़ा हुआ है, 100 वोल्ट दे रखा है। तो VRMS अपने को पता है 100 का है और Z की वैल्यू दे रखी है 200। 2 0 से 2 0 उड़ गए, ये आ गया 1/2 एम्पियर। और 1/2 को आप आराम से क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 0.5 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 क्वेश्चन एक साथ पूछे थे। आपको Z निकालना था, फाई निकालना था और I निकालना था। और आपको इंफॉर्मेशन जो गिवन थी उस इंफॉर्मेशन को काम में लेते हुए इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो बड़ा आसान सा है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। गुड, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किस समय t पर वो समय कैलकुलेट करना है जब ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा, ज्यावक्रीय का मतलब क्या होता है, याद है ना, वो लहराते हुए इस तरीके से ये प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो ये ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा का मान अपने शिखर मान का, शिखर मान का मतलब क्या हो गया I0, उस I0 का जो है वो कितना रह जाए, आधा रह जाए। और एक दूसरा कौन सा पूछ रहा है 1√3/2। तो 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं लेकिन दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही है, बिल्कुल टाइम पास टॉपिक लगेगा आपको। इधर ध्यान दो, पहला पूछा है कि वह कौन सा समय होगा जिस पर आधा रह जाएगा शिखर मान का। तो देखिए धारा का वैल्यू हमारे पास I बराबर क्या होता है I0 sin ωt, यही है। अब प्रश्नानुसार, इसने प्रश्नानुसार हमसे क्या पूछा है, प्रश्नानुसार पूछा हमसे कि I का मान बताइए शिखर मान का आधा कब होगा। तो शिखर मान कितना है I0 होता है और उसके आधे की बात कर रहा है तो I0/2। तो इसकी वैल्यू उठा करके वहां फेंको, जरा देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो इसकी वैल्यू यहां रखी तो I0/2 इज इक्वल टू I0 sin ωt। जरा ध्यान से देखिए I0 से I0 कैंसल आउट हो गया। तो अगर यहां पे मैं sin ωt लिखूं तो sin ωt हो जाएगा 1/2। तो ωt की वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए तो ये हो जाएगी sin इनवर्स 1/2। कितना हो गया बच्चों, ये sin इनवर्स 1/2। और मेरे को पता है, आप सबको पता है कि sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, पाई में बतानी है, पाई रेडियन में क्या होनी चाहिए, पाई रेडियन में इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू जो है वो पाई रेडियन में बेसिकली कितनी हो जाएगी π/6, क्योंकि 30 डिग्री होता है। और 30 डिग्री जो है उसको बेसिकली आप क्या लिख सकते हो, π/6 लिख सकते हो। साइन इनवर्स 1/2 जो है वो 30 डिग्री और 30 डिग्री का
रेडियन के अंदर जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, π/6। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा को लिख सकते हो 2π/t। एक फॉर्मूला, कई सारे ओमेगा के फॉर्मूले होते हैं, ओमेगा एक 2πf भी होता है। अभी तक पिछले वाले जितने भी क्वेश्चन किए उन सब में 2πf काम में आया है, लेकिन इसके अंदर अपने को समय की वो वैल्यू पता करनी है कि कितने समय पर वो टी पता करना है। तो इसको टी में लिखने का ओमेगा का दूसरा नाम होता है 2π/t होता है, कैपिटल टी। तो हमने कैपिटल टी रखा इंटू टी। तो जरा ध्यान से देखिए, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो ये हमारे पास में टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको फेंको इधर, इसको फेंको इधर, तो इस टी को आवर्तकाल इधर चला गया और टी को इधर लेके आ जाओ 12 सेकेंड। बताओ ये कैपिटल टी क्या होता है, स्मॉल टी बराबर t/12 आया है। चलो 12 तो समझ में आ गया, लेकिन ये कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी होता है, याद करो, आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, एक पूरे चक्र के अंदर यहां से शुरू हुआ है तो यहां तक पहुंचने में धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र, इन दोनों को सम्मिलित कर दिया जाए तो जो एक आवर्तकाल पूरा होता है, और उसी आवर्तकाल को अपन क्या कहते हैं, कैपिटल टी कहते हैं। तो पहला आंसर हमारा आया कि आधा कब रह जाएगा, किस समय पे प्रत्यावर्ती धारा का मान अपने शिखर मान का आधा रह जाएगा। तो वो जो आंसर आया वो आंसर है हमारा कैपिटल t/12। और फिर इसके बाद में इसके आगे एक और क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्वेश्चन तो आप खुद कर सकते हो। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है √3/2 कब रह जाएगा, तो वो भी बड़ा आसान है। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा इतनी देर में, √3/2 की वैल्यू के लिए निकाल भी लिया होगा। एक बार मेरे साथ में वेरीफाई कर लो कि बेसिकली आंसर क्या आएगा। तो I इज इक्वल टू वापस से वही फॉर्मूला I0 sin ω/t, यही है। I की वैल्यू बेसिकली कितनी है, तो I की वैल्यू जो है वो शिखर मान का, ये जो शिखर मान है इसका कितना हो जाए बच्चों, √3/2 हो जाए। उठा के फेंको वहां पे, क्या लिखोगे, I0 √3/2 इक्वल टू हो जाएगा I0 sin ω/t। I0 से I0 कैंसल आउट हो गया, ये बेसिकली लिखा गया sin ω/t इज इक्वल टू √3/2। तो ω/t को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स √3/2, यही हो गया। और साइन की वैल्यू √3/2 किस एंगल पे होती है बताइए, 60 डिग्री पे। किस पर होती है बच्चों, 60 डिग्री पे होती है। और 60 डिग्री का पाई में लिखने का दूसरा नाम, ओमेगा को रखो तो जरा, ओमेगा क्या हो जाएगा, 2π/t। आवर्तकाल के रूप में लिखा जाए तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 2π/t इंटू टी इज इक्वल टू, पाई में बेसिकली कितनी आ जाएगी, π/3। पाई ने पाई को मार दिया, टी को भेजो इधर, तो टी बराबर कितना, ये टी इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो t/6 सेकेंड। तो स्मॉल टी जो है वो बेसिकली कितना है आपका, t/6, आवर्तकाल का छठा हिस्सा। इसके ऊपर उसका मान कितना होगा, √3/2 होगा। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों पॉइंट, आधा होना और √3/2, ये दोनों पॉइंट का जो आंसर है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिए। 100 ओम का एक प्रतिरोध दिया हुआ है, तो 100 ओम का एक प्रतिरोध है, मतलब आर दे दिया आपको कितना, 100 ओम। इसको जोड़ा गया है 100 मिली हेनरी। ये स्मॉल एम का मतलब मिली से होता है, ध्यान रखिए। जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर ये एम आता है तो थोड़ा एक बार सोच लीजिए कि क्या रियलिटी में एम जो है वो कैपिटल है कि स्मॉल है। क्योंकि अगर स्मॉल एम है तो स्मॉल एम का मतलब मिली से होता है, और मिली का मतलब होता है 10⁻³ मिली का मतलब कितना होता है बच्चों, 10⁻³ से मतलब इसका होता है। लेकिन अगर बात की जाए मेगा की, ये कैपिटल एम को बोलते हैं मेगा, और मेगा का मतलब याद रखिएगा कि मेगा जो है वो होता है 10⁻+6। समझ में आ रही है बात। आप जब नेट इंटरनेट वगैरह काम में लेते हो तो वहां पे लिखा आता है 200 MB। इस m का मतलब मिली से नहीं है, मेगा से है। मेगा का मतलब 10⁻6 से है, मेगा बाइट कहते हैं इसको। समझ में आ रही है बात। तो कभी भी ध्यान रखना कि जब भी m लिखना हो तो m को थोड़ा ढंग से, कैपिटल M लिखा है तो मेगा है वो साइंटिफिक वर्ड, और अगर स्मॉल m लिखा हुआ है तो वो बेसिकली आपका क्या होता है, मिली से शो होता है। जैसे अपन लीटर की बात करते हैं तो 100 मिलीलीटर ml ऐसे लिखा जाएगा। वो कैपिटल M लिखते ही पूरा मामला बिगड़ जाएगा, मेगा हो जाएगा, मेगा लीटर हो जाएगा। तो मिलीलीटर वगैरह लिखते हैं उसमें स्मॉल m काम में आता है, लेकिन नेट वगैरह इंटरनेट वगैरह में जब काम में लेते हैं
तो वहां कैपिटल एम मेगा से उसका मतलब होता है। खैर ये अलग बात है, आपको ये बता दी गई। स्मॉल एम क्या होता है, मिली से इसका मतलब है, तो ये दे दिया आपने को कि मिली हेनरी का एक प्रेरकत्व है, उसको जोड़ा है। और वोल्टेज आपको ये दे रखा है, वोल्टेज का मतलब है 100 क्या हो गया, तो 100 हो गया वी आर एम एस, सॉरी वी नॉट, शिखर मान है ना, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ये वी नॉट है। और एक कॉस में दे दी इस बार इक्वेशन, और ये क्या बन जाएगा ओमेगा और टी, फॉर्मूला सेट करना है। तो अगर आपको पूछे कि वी नॉट की वैल्यू कितनी है तो 100 वोल्ट है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है तो 100 है। क्लियर है बात। अब ये कह रहा है कि इनके मध्य का कलांतर फाइंड कीजिए, तो धारा और वोल्टेज के मध्य का कलांतर फाइंड कीजिए। कलांतर कैसे फाइंड करेंगे जरा ध्यान दीजिए। कलांतर फाइंड करना है तो वही कहानी कि कलांतर की वैल्यू होती है फाई बराबर tan इनवर्स एक्सएल बाय आर, यही होता है हमारे पास। तो अगर एक्सएल की बात की जाए तो एक्सएल हमारे पास होता है ओमेगा मल्टीप्लाई विद एल। जरा ध्यान से देखिए, ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है 100, तो लिखा गया 100, और एल की वैल्यू कितनी गिवन है, तो एल की वैल्यू कितनी है, ये रहा एल, मिली हेनरी में दे रखा है, तो 100। और मिली का मतलब क्या होता है बच्चों, 10 की घात -3। मिली का मतलब किससे लेते हैं अपन, 10 की घात -3 से लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, ये एक्सएल की वैल्यू क्या आ गई, तो एक्सएल जो है ये आपके पास 1, 2 और 3, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, आ गया 10 ओम, ये एक्सएल आ गया। जब एक्सएल आ गया तो अब वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, कैसे करोगे, तो ये लिखा गया फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, एक्सएल की वैल्यू क्या आई है, तो एक्सएल की वैल्यू आपकी आई 100, और आर की वैल्यू भी क्या है, सॉरी एक्सएल की वैल्यू आई है 10 ओम, और आर की वैल्यू भी कितनी है 10 ओम। तो बड़ा आसान हो गया ये, तो 10 डिवाइड बाय 10, तो ये बेसिकली आ गया फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, कैंसल आउट हो गया ये। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4 रेडियन, या फिर इसको और क्या बोला जा सकता है, इसको बोला जा सकता है 45 डिग्री का एंगल। तो बेसिकली धारा और वोल्टेज के मध्य का कलांतर इस केस के लिए, इस क्वेश्चन के लिए कितना हो गया, पाई बाय 4 रेडियन का हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये सारे न्यूमेरिकल्स जो भी आज आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाए गए, आई होप आपको सारे सही से समझ में आए होंगे, सबके आपने अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे, और इनको वापस से एक बार समझने का प्रयास करिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें ढंग से समझ में आई होगी आज की। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।